रखूंगा, बल्कि मेरी तो कोशिश होगी कि उसे अकेला वापस ना लाऊं। हम डबल होकर ही लौटें, ताकि आप भी जल्द रुखसती करने पर मजबूर हो जाएं। आगा जान ने अपने उस बेशरम पोते को घूरा, जबकि तालिया शर्म और गुस्से के मारे वहीं जमीन में गिरती महसूस हो रही थी। आगा जान ने हाथ में पकड़ी तस्वीर रोककर राहिम का गुस्से भरी नजरों से देखा और अपनी छड़ी फर्श पर मारकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। शर्म करो राहिम, बड़ों के सामने बात करते हुए जरा जुबान को लगाम दिया करो, उन्होंने मसनूई नाराजगी से कहा, मगर राहिम के चेहरे पर अब भी वही शरारती मुस्कुराहट टिकी हुई थी। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद जो अब तक खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे, राहिम की बेबाकी और तालिया की लटकी हुई सूरत देखकर अपनी हंसी ना रोक पाए। देखते ही देखते पूरा लाउंज कहकू से गूंज उठा, जबकि तालिया सबकी हंसी सुनकर मजीद तिलमिला उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल पर रोए या फिर राहिम का सर फोड़ दे, क्योंकि अब हर कोई उसे ही छेड़ रहा था। तालिया पैर पटकती हुई अपने कमरे में आई और जोर से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गई। उसकी आंखों से गुस्से और परेशानी के मारे आंसू निकलने लगे थे। वो बार बार तकिए को मुक्के मारकर अपनी भड़ास निकाल रही थी। कितना बदतमीज और बेशरम इंसान है ये, सबके सामने कैसी बातें कर रहा था। उसने रोते हुए खुद कलामी की। उसे रह रहकर यही ख्याल सता रहा था कि अब उसे उस हिटलर के साथ इतने लंबे सफर पर अकेले जाना पड़ेगा, जहां उसकी डांट और रोब जमाने वाली आदत से बचने का कोई भी रास्ता ना होगा। वो सोच ही रही थी कि जो इंसान घर में उसे एक पल भी सुकून नहीं लेने देता, वो सवाद के पहाड़ों में उसका क्या हश्र करेगा। यही सोचकर उसका रोना मजीद तेज हो गया। रवानगी की सुबह तालिया ने कमरे के बीचों बीच कपड़ों और जूतों का ढेर लगा रखा था और वो बड़ी ही तगदो के बाद अपने तीसरे बड़े सूटकेस की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। अभी वो इसी मुशक्कत में मसरूफ थी कि राहिम तैयार होकर कमरे में दाखिल हुआ और सामने पड़े 3 भारी भरकम बैग देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम सवाद चाह रही हो या हमेशा के लिए घर छोड़कर मुंतकिल हो रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा तो तालिया ने मासूमियत से उसे देखा जैसे कुछ गलत ना किया हो। राहिम का पारा हाई हो गया जब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की डिग्गी में इतने सामान की जगह ही नहीं है। उसने गुस्से से अपना सर झटका और तालिया को वार्निंग दी कि अगर 5 मिनट में ये फालतू सामान कम ना हुआ तो वो उसे यहीं छोड़कर अकेला निकल जाएगा। तालिया ने उसे गुस्से में देखकर जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर छुपानी शुरू कर दी, मगर उसका मुंह अभी सूजा हुआ था। गाड़ी चले अभी 1 घंटा ही हुआ था कि तालिया की खामोशी का बंधन टूट गया और उसने बातों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कभी रास्ते में आने वाले दरख्तों पर तबसरा करती तो कभी घर वालों की याद में लंबी लंबी कहानियां सुनाने लगती, मगर राहिम बिल्कुल किसी बुत की तरह सामने सड़क पर जमाई गाड़ी चला रहा था। तालिया ने उसे मतवज्जा करने के लिए कई सवाल पूछे, यहाँ तक कि उसके चश्मे और ड्राइविंग स्टाइल का भी मजाक उड़ाया, लेकिन राहिम के चेहरे के तासरात बिल्कुल ही सपाट रहे। उसकी उस खामोशी और बेरुखी ने तालिया को मजीद जिच कर दिया था। वो जितना बोलती राहिम उतना ही गहरा सकूत अख्तियार कर लेता, जैसे वो गाड़ी में अकेला ही सफर कर रहा हो। आखिरकार वो ये सोचकर चुप हो गई कि उस पत्थर के इंसान से बात करने का कोई फायदा ही नहीं, जबकि राहिम ने उसकी खामोशी पर इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। दोपहर के वक्त राहिम ने गाड़ी एक पुराने से सड़क के किनारे बने ढाबे पर रोकी, जहाँ हर तरफ मसालों की तेज खुशबू फैली हुई थी। तालिया को सख्त भूख लगी थी। उसके लिए जैसे ही सालन आया, उसने बगैर सोचे समझे एक बड़ा नवाला तोड़कर मुंह में रख लिया। अगले ही लम्हे उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और जुबान जलने लगी, क्योंकि सालन में सुर्ख मिर्चों की बहुत ज्यादा मिकदार थी। वो हाय हाय करती अपने मुंह हाथ पर हवा देने लगी थी और उसकी हालत गैर होने लगी। राहिम ने एक लम्हा उसे बेचारगी से देखा और फिर फौरन उठकर करीब पड़ी मिट्टी के मटके से ठंडी लस्सी का गिलास भर लाया। चुपचाप से पी लो, उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया, मगर जब तालिया ने नखरे दिखाना चाहा तो राहिम ने जबरदस्ती गिलास उसके लबों से लगा दिया। लस्सी के 2-3 घूंट हलक से उतरते ही तालिया की जलन कुछ कम हुई, मगर वो भी आंसू पोंछते हुए उसे गुस्से से देख रही थी, जैसे उस मिर्च वाले सालन का जिम्मेदार भी राहिम ही हो। कुछ देर बाद गाड़ी की मुसलसल रफ्तार से तालिया की थकन नींद में बदल गई और उसका सर खुद बखुद सीट की पुर्श से जा टकरा कर एक तरफ ढलक गया। उसकी मुसलसल बातें अब खामोशी में बदल चुकी थी और वो किसी छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद के मजे ले रही थी। राहिम ने सड़क से नजरें हटाकर एक लम्हे के लिए बराबर वाली सीट पर झांका तो उसकी रफ्तार मध्यम हो गई। ये पहला मौका था जब वो तालिया को इतने करीब से और इतने सुकून की हालत में देख रहा था, वरना घर में तो वो हमेशा उससे लड़ने या फिर दूर भागने के बहाने ही ढूंढती थी। उसने देखा कि नींद में तालिया का चेहरा कितना मासूम लग रहा था। उसकी लंबी पल की गालों पर साया कर रही थी और परेशानी का कोई नामो निशान तक न था। राहिम के चेहरे की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और उसने बढ़त हुई एहतियात से गाड़ी की रफ्तार में तवाज़ुन कर दी, ताकि कोई भी झटका उसे बेदार न कर दे। उसकी नजरों में पहली बार एक अजीब सी नरमी झलक रही थी। जैसे ही गाड़ी सवाद की हदूद में दाखिल हुई, पहाड़ों की ठंडी हवा ने तालिया की नींद उड़ा दी और उसने आंखें मलते हुए बाहर का नजारा किया। सामने सरसब्ज पहाड़, बल खाते रास्ते और दूर चोटियों पर जमी सफेद बर्फ देखकर उसकी सारी थकन पल भर में ही गायब हो गई। वो किसी छोटी बच्ची की तरह खिड़की से चिपक गई और जोश के मारे उछलने लगी। राहिम देखे वो झरना कितना प्यारा है सब, उसने बेसाख्ता ही राहिम का बाजू हिला कर कहा। राहिम ने पहले तो उसकी इस हरकत पर उसे घूरना चाहा, मगर तालिया के चेहरे पर पहली सच्ची और मासूम खुशी देखकर उसके लबों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट रिंग गई। वो जो अब तक उसे सिर्फ एक जिद्दी लड़की समझ रहा था, उसके इस वालेहाना अंदाज को देखकर अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, मगर अपनी मुस्कुराहट को फौरन ही छुपाकर दोबारा से संजीदगी से सामने देखने लगा। शाम ढले जब वो थके हारे होटल पहुंचे तो राहिम ने इस्तकबाल किया, पर जाकर
अपनी बुकिंग की तफसीलात बताई, मगर वहां मौजूद मैनेजर की बात सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई। मालूम हुआ कि सिस्टम में किसी तकनीकी गलती की वजह से उनके नाम पर सिर्फ एक ही कमरा बुक हो पाया था, और सियाहत का सीजन होने की वजह से पूरा होटल पहले से ही भरा हुआ था, जिसकी वजह से दूसरा कमरा मिलना नामुमकिन था। तालिया ने जैसे ये सुना उसका रंग उड़ गया और वो घबराकर राहिम को देखने लगी, जो खुद भी इस अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल पर खासा परेशान दिखाई दे रहा था। वो मैनेजर से बहस करने लगा, मगर कोई हल ना निकला। आखिरकार थक हारकर उसे वही कमरा कबूल करना पड़ा। तालिया खामोशी से अपना बैग थामे राहिम के पीछे चलने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और वो सोच रही थी कि अब उस खड़ूस इंसान के साथ एक ही छत तले वो रात कैसे गुजारेगी। कमरे में दाखिल होते ही तालिया एक कोने में दुबक कर खड़ी हो गया और किसी अजनबी की तरह दरो दीवार को तकने लगी। राहिम ने सूरत हाल की नजाकत को भांपते हुए अपना बैग एक तरफ रखा और अलमारी से इजाफी कंबल निकाल कर सोफे की तरफ बढ़ गया, ताकि तालिया सुकून से सो सके। तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर ठीक हूँ, उसने मुख्तसर लहजे में कहा और लेटने की तैयारी करने लगा। जैसे ही राहिम ने लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तालिया तकरीबन चीख उठी और उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो अंधेरे में नहीं सो सकती। राहिम ने बेजारी से उसे देखा और लाइट बंद करने का इरादा तर्क करके सोफे पर ही दराज हो गया, जबकि तालिया बेड पर बैठ कर डर के मारे इधर उधर देखती रही। लाइट की रोशनी में दोनों ही जाग रहे थे। एक सोफे पर करवटें बदल रहा था और दूसरे बेड पर बैठी हर आहट पर चौंक जाती थी। यूं सवाद की वो पहली रात अजीब सी बेचैनी और खामोशी में गुजरने लगी। सवाद की पहली सुबह जब तालिया की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से चंदी एक अजीब सी उजली रोशनी ने उसे हैरान ही कर दिया। उसने पर्दा हटाया तो बाहर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ रुई के गालों की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी, जिसने पूरे मंजर को मखमली बना दिया था। वो अपनी तमाम तर परेशानी और राहिम की मौजूदगी को भूल कर जोश में कमरे से बाहर की तरफ भागी। शहर में कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंकों और गिरती हुई बर्फ ने उसका इस्तकबाल किया। वो दीवाना वार घूमने लगी और अपने नन्हे हाथों में बर्फ को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सहरंगेज खुशी थी जैसे उसने जिंदगी में पहली बार कोई मौका देख लिया हो। वो भूल गई थी कि वो नंगे पांव और बगैर किसी गर्म चादर के सियाह बस्ता मौसम में बाहर निकल आई है। तालिया बर्फ की मस्ती में इतनी मगन थी कि उसे जमीन पर जमी फिसलन का एहसास ही ना हुआ। अचानक उसका पांव लड़सा और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि पीछे से मजबूत हाथों ने उसे कमर से थामकर खुद से लगा लिया। राहिम जो उसे चादर देने पीछे आया था, ऐन वक्त पर उससे गिरने से बचा चुका था। तालिया ने घबराकर अपनी बंद आंखें खोली तो खुद को राहिम के मजबूत हिसार में पाया। उस सामने वक्त जैसे थम गया था। गिरती हुई बर्फ के दरमियान दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगी। राहिम की आंखों में गुस्से के बजाय एक अनजानी सी तड़प और फिक्र थी, जबकि तालिया उसके इतने करीब होने पर साकत रह गई। ये पहली बात था कि उनके दरमियान की वो खड़ूस दीवार जैसे पिघल रही थी और खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। नाश्ते के बाद राहिम ने अपना कोट पहना और तालिया को सख्ती से हदायत की कि वो होटल से बाहर कदम ना निकाले, क्योंकि उसे शहर में अपनी किसी बिजनेस क्लाइंट से एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। तालिया ने मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखा और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर ही ढेर हो गई। शुरू में तो उसे सुकून महसूस हुआ कि चलो कुछ देर उस हिटलर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे दीवारें काटने को दौड़ने लगी। और उसने टीवी के चैनल्स बदले, मोबाइल चलाया और फिर खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देखकर ठंडी आंखें भरने लगी। होटल के उस पुरसुकून कमरे में उसे इब्राहिम की वही डांट टपट याद आने लगी थी, जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी। अकेलेपन की वजह से उसे एक एक पल भारी लग रहा था और वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब राहिम वापस आए और उसकी ये बोरियत खत्म हो। आखिरकार तालिया से मजीद सब्र ना हो सका और उसने सोचा कि राहिम के आने तक वो करीबी ही किसी दुकान से चॉकलेट ले आए कि वो चुपके से होटल से बाहर निकली और बर्फ से ढकी सड़क पर चलते हुए करीबी बाजार की तरफ बढ़ गई, जहां रंग बिरंगी दुकानें और लोगों का हजूम देखकर वो अपनी बोरियत ही भूल गई। वो एक दुकान से दूसरी दुकान मुड़ती गई और खूबसूरत शॉली और जेवरात देखने में इतनी मगन हो गई कि उसे एहसास ही ना हुआ कि वो कब मेन रोड से हटकर पतली गलियों में निकल आई है। जब उसे वापसी का ख्याल आया और उसने मुड़कर देखा तो उसे हर तरफ एक जैसी ही बंद गलियां और अजनबी चेहरे नजर आए। उसे होटल का रास्ता तो दूर की बात अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से आई थी। खौफ की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई और वो परेशानी में इधर उधर भागने लगी, मगर जितना वो रास्ता ढूंढती वो मजीद ही उन भूल भुलैयों में उलझती ही चली गई। राहिम जब होटल वापस पहुंचा और कमरा खाली पाया तो उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। वो बदहवास से बाहर निकला और बाजार की एक दुकान छान मारी। उसका दिल किसी होनी के डर से बुरी तरह धड़क रहा था। आखिरकार एक तंग गली के कोने में उसे तालिया खौफ से तो खड़ी नजर आई, जिसे देखते ही राहिम के एहसास तन गए। वो तेजी से उसके करीब पहुंचा और तड़प कर उसका बाजू थाम लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मना किया था ना कि बाहर मत निकलना। वो धाड़ा तो तालिया सहम कर रह गई। राहिम का लहजा इंतहाई सख्त और गुस्से से भरा हुआ था, मगर उसकी लड़सती आवाज और माथे पर आया पसीना बता रहा था कि यह गुस्सा दरअसल उस खौफ का रद्द अमल था जो उसे तालिया की खो जाने के ख्याल से हुआ था। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए वापसी की तरफ लचाने लगा, जबकि उसकी गिरफ्त में वो सख्ती अभी बरकरार थी जो उसकी अंदरूनी डर की अक्कासी कर रही थी। होटल वापस पहुंचते ही तालिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बर्फबारी और ठंडी हवा में काफी देर रहने की वजह से उसका पूरा वजूद लरस रहा था। उसके चेहरे की सुर्खी गायब हो चुकी थी और होंठ नीले पड़ने लगे थे। वो बिस्तर पर लेटते ही कमर में दुबक गई, मगर उसकी कपकपी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राहिम जब तक गुस्से में था उसे यूं निढाल देखकर सारा ही गुस्सा भूल गया और परेशानी में उसके सर पर हाथ रखा तो वो तप रहा था। तालिया को तेज बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था और वो नींद बेहोशी की हालत में हजानी बड़बड़ाहट कर रही थी। उसे बार बार छींकें आ रही थी और वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी।
राहिम ने फौरन हीटर ऑन किया और उसके पाँव रगड़ने लगा ताकि उसके जिस्म में कुछ हरारत पैदा हो सके। उसे अब अपनी डांट पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि तालिहा की नाजुक तबीयत इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरी रात राहिम की आंखों से नींद कोसों दूर रही। उसने गर्म पानी का प्याला मंगवाया और खुद बेड के किनारे बैठकर निहायत नरमी से तालिहा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। तालिहा बुखार की शिद्दत से करा रही थी मगर राहिम बड़ी ही तहम्मुल मिजाजी से उसकी देखभाल में जुटा रहा। उसने किचन से खास तौर पर गर्म सूप तैयार करवाया और जब सूप कमरे में आया तो उसने तालिहा को सहारा देकर उठाया। वो इतनी कमजोर हो रही थी कि चम्मच भी नहीं पकड़ पा रही थी, जिस पर राहिम ने खुद एक एक चम्मच फूंक मार मार कर उसे बुलाया। तालिहा नींद आंखों से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही खड़ूस इंसान है जो अब इतनी मोहब्बत और फिक्र से उसकी तीमारदारी कर रहा है। बाहर बर्फानी हवाएं चल रही थी मगर कमरे के अंदर राहिम की खामोश तवज्जो ने एक अजीब सी गर्म जोशी भर दी थी। अगली सुबह जब तालिया की आंख खुली तो उसे अपना सर काफी हल्का महसूस हुआ। बुखार का वो तपता हुआ जोर अब टूट चुका था। उसने धीरे से अपनी पलकें झुकाई तो देखा कि राहिम वहीं करीब ही कुर्सी पर सर टिकाई नीम गनूदगी में बैठा था। उसके हाथ में अब वो रुमाल था जिससे वो रात भर पट्टियां करता रहा था। तालिया की हल्की सी जुम्बिश पर भी राहिम फौरन ही हड़बड़ाकर उठा और तेजी से उसके माथे पर हाथ रखकर तपिश चेक की। अब कैसा महसूस कर रही हो? उसने इतने धीमे और मुलायम लहजे में पूछा कि तालिया को लगा कि शायद अब भी वो ख्वाब ही देख रही है। उसकी आवाज में वो पुरानी घनघरच और सख्ती बिल्कुल नहीं थी बल्कि एक अजीब सी मिठास और फिक्रमंदी घुली हुई थी। तालिया खामोशी से उसे देखते रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राहिम का ये बदला हुआ लहजा उसे इतना सुकून क्यों दे रहा है। वो बस इतना ही कह सकी कि अब मैं ठीक हूँ, मगर उसकी नजर राहिम की थके हुए मगर नरम चेहरे पर जमी रह गई थी। जब तालिया की तबीयत संभल गई तो राहिम उसे गालाम के खूबसूरत दरिया के किनारे ले गया जहाँ नीला पानी पत्थरों से टकरा कर एक मौसीकी पैदा कर रहा था। दोनों एक बड़े हमवार पत्थर पर बैठ गए और कुछ देर तक खामोशी से बहते पानी को देखते रहे। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? राहिम ने अचानक ही संजीदगी से पूछा तो तालिया चौंक पड़ी और उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि आप बात ही इतने गुस्से से करते हैं कि डर लगने लगता है। राहिम के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई और उसने एतराफ किया कि कभी कभी इंसान अपनी फिक्र और जिम्मेदारी को सख्ती के लिबादे में छुपा देता है। इसका मतलब नफरत नहीं होता। ये पहली बात है कि वो एक दूसरे से किसी झगड़े या तंज के बगैर दिल की बातें कर रहे थे। इस गुफ्तगू में ही उनके दरमियान बरसों से मौजूद अजनबियत और गलत फहमियों की धुन को साफ करना शुरू कर दिया था। दरिया के किनारे छाई खामोशी को राहिम की गहरी आवाज ने तोड़ा। वो अभी सामने बहते पानी को ही देख रहा था जैसे हिम्मत जमा कर रहा हो। तुम्हारी एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है तालिया, उसने अचानक कहा तो तालिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। राहिम ने रुख मोड़ कर और उसकी नजरों में देखकर बहुत ठहराव से बोला, ये जो तुम मुझे हर बात पर भैया कहती हो ना, ये लफ्ज अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तालिया के जैसे सांस रुक गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राहिम इस मौसम पर बात करेगा। राहिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले शायद मैं खुद भी इस रिश्ते के पीछे छुप रहा था, मगर अब तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज सुनकर मुझे अजनबियत का एहसास होता है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वो नहीं हूँ जो तुम बचपन से समझती आई हो। तालिया ने घबराकर डर से झुका ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि राहिम के इस एतराफ ने उनके रिश्ते की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी थी। अब वहाँ कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं था बल्कि एक नई और अनकही वाबस्तगी सर उठा रही थी। होटल में होने वाली एक रिवायती सवाती शाम के लिए तालिया ने वो खूबसूरत लिबास पहना जो उससे बाजार से बहुत ही शौक से खरीदा था। जब वो गहरे सब्ज रंग की कढ़ाई वाली फ्रॉक, माथे पर रवायती झूमर और कानों में चांदी के बड़े से झुमके पहन के कमरे से बाहर आई तो राहिम जो फोन पर मसरूफ था वही साकित रह गया। उसकी नजरें तालिया के चेहरे से हटी नहीं रही थी। उस लिबास में वो किसी कदीम दास्तान की शहजादी लग रही थी। राहिम का फोन उसके हाथ में ही रह गया और वो उसे इतने गौर से देखने लगा कि तालिया शर्माकर अपनी चादर के पल्लू से खेलने लगी। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? उसने धीमी आवाज में पूछा। राहिम ने गहरा सांस लिया और अपनी नजर चुराते हुए बस इतना ही कह पाया, तुम बहुत बदल गई हो तालिया। मगर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो तालिया के इस नए रूप के शहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका है। तकरीब के दौरान जब दोनों एक मेज पर बैठे थे, राहिम के फोन पर उसके एक कजन सुहेब का फोन आया। बातों बातों में सुहेब ने तालिया का जिक्र छेड़ दिया और बड़े ही लाउबाली अंदाज में पूछा कि क्या वो अभी वैसे ही जिद्दी है या कुछ सुतर गई है। सुहेब का वो मखसूस दोस्ताना और हक जताने वाला लहजा राहिम को एक आंख न भाया, खास तौर पर जब सुहेब ने ये कहा कि वापसी पर तालिया के लिए मैंने एक खास तोहफा लेकर रखा है, उसे कहना मुझसे मिले बगैर घर न जाए। राहिम का चेहरा गुस्से से तपने लगा और उसने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। तालिया जो बड़ी ही शौक से वहां रवायती रक्स देख रही थी, राहिम के अचानक बदलते तेवर देखकर ठटक गई। क्या हुआ? किसी परेशानी की खबर है क्या? उसने मासूमियत से पूछा। राहिम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और कुर्सी पीछे करते हुए तीखे लहजे में बोला, कुछ नहीं, बस वो तुम्हारे चहीते कजन सुहेब का फोन था। शायद उसे याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो, अकेली नहीं। राहिम के लहजे में छुपी वाज़ेह जलन और हसद देखकर तालिया हैरान रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो राहिम उसे लेकर कितना ज्यादा हसास पॉजेसिव हो रहा है और इस बात ने जहाँ उसे थोड़ा खौफसदा किया वहीं उसके दिल के किसी कोने में एक मीठी सी खुशी भी भर दी थी। अगले दिन जब वो वापसी के लिए रवाना हुए तो अचानक मौसम ने ऐसी करवट कि आसमान से रुई की गालों की बजाय बर्फ के भारी तोते गिरने लगे। देखते ही देखते हद निगाह खत्म हो गई और तेज बर्फीली हवाओं ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया। राहिम ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की मगर सड़क पर जमी कई फुट बर्फ ने गाड़ी के पहिए ही जाम कर दिए। करीब एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन नजर आया जो शायद चराहों के लिए आरसी बना के रखा था। मजबूरन राहिम तालिया का हाथ था, मैं उसे उस छोटे से कैबिन की तरफ ले भागा। अंदर दाखिल होते ही सर्दी की लहर ने उनका इस्तकबाल किया। वहां ना बिजली थी और ना ही कोई जदीद आसाइश, बस एक पुराना सा सोफा और लकड़ियों का एक ढेर मौजूद था। बाहर तूफान की घन गरज बढ़ती ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के उस दूर दराज कोने में बिल्कुल ही तन्हा रह रहे हों।
राहिम ने जल्दी से आग जलाने की कोशिश की शुरू की ताकि ठंड से बचा जा सके, जबकि तालिया उस छोटे से तंग कैबिन में राहिम के इतने करीब होने पर एक बार फिर वो अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी, जो अब खौफ की वजह से नहीं बल्कि किसी अनकहे एहसास की वजह से थी। बाहर बर्फानी हवाओं का शोर था, लेकिन कैबिन के अंदर लकड़ियों की चटकने की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। राहिम ने आग के अलाव को तेज किया और फिर घुटनों पर हाथ रखे साकित बैठ गया। उसकी नजरें आग की लपेटों पर जमी थी। तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत पत्थर दिल हूँ? उसने अचानक खामोशी तोड़ी। तालिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर राहिम ने उसे बोलने का मौका न दिया। वो अपनी जिंदगी के उन हिस्सों से पर्दा उठाने लगा जिन्हें उसने हमेशा ही छुपा कर रखा था। उसने बताया कि कैसे कम उम्र में ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया था, कैसे उसे अपनी ख्वाहिशात का गला घोट कर एक ऐसा इंसान बनना पड़ा जो हर वक्त मजबूत नजर आएगा। जब इंसान को गिरने की इजाजत ना हो तो वो सख्त होना सीख जाता है। उसकी आवाज में ऐसी थकन थी जो तालिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। राहिम ने पहली बार अपनी नाकामियों, अपने तन्हा सफर और उस डर का जिक्र किया कि वो कभी किसी के लिए काफी नहीं हो पाएगा। तालिया खामोशी से उसे सुनती ही रही। उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा ये शख्स वो सख्त की राहिम नहीं बल्कि एक ऐसा वजूद है जो बरसों से किसी ऐसे हमदर्द का मुंतज़िर था जो उसकी खामोशी को समझ सके। उस रात कैबिन की उस मध्यम रोशनी में राहिम ने अपनी मासी के साथ तालिया के सामने रख दिए, जैसे उनके दरमियान का फासला मजीद सिमट गया। राहिम की बातें सुनते हुए तालिया को महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों पर बंदी गलतफहमी की पट्टी उतर गई हो। वो खामोशी से उस शख्स को देख रही थी जिसे वो अब तक सिर्फ एक सख्त गिर बॉस या खुशीली शख्सियत समझती आई थी, मगर आज उसे उसके अंदर एक बेहद ही हसास और मोहब्बत पाश इंसान नजर आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे राहिम ने उसकी बीमारी में रात भर जाकर तीमारदारी की थी, कैसे वो उसके रास्ते भटक जाने पर पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा था, और कैसे वो अब अपनी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म उसके सामने खोल रहा था। तालिया को एहसास हुआ कि राहिम का गुस्सा दरअसल उसकी फिक्र का एक ढाल है और उसकी सख्ती महज एक निकाब जिसके पीछे एक नर्म दिल धड़कता है। उसने बेख्तियार ही अपना हाथ राहिम के हाथ पर रखा, जैसे उसे यह यकीन दिला रही हो कि वो अब तन्हा नहीं है। राहिम ने चौंक कर तालिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वो डर नहीं बल्कि एक अजीब सी तरफ और हमदर्दी नजर आई। उस लम्हे तालिया के दिल ने गवाही दी कि एक खड़ूस इंसान ही दरअसल उसका वो मुहाफिज है जो उसे दुनिया के हर तूफान से बचाने की हिम्मत रखता है, और इस एहसास ने उसके दिल में राहिम के लिए इज्जत और मोहब्बत की एक नई शमा रोशन कर दी। अगली सुबह जब बर्फानी तूफान थमा और सूरज की पहली किरणों ने सफेद पहाड़ों को सुनहरा किया तो रास्ते साफ होना शुरू हो गए। वापसी का सफर शुरू हुआ तो गाड़ी में वो पहले जैसी अजनबियत नहीं थी बल्कि एक पुरसुकून खामोशी थी जिसमें वो दोनों के बदले हुए जज्बात की महक थी। रास्ते में एक खूबसूरत मकामी बाजार से गुजरते हुए राहिम ने अचानक गाड़ी एक छोटी सी दुकान के सामने रोक दी। तालिया हैरत से उसे देखने लगी जब वो दुकान के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लकड़ी के डब्बे के साथ वापस आया। उसने वो डब्बा खामोशी से तालिया की गोद में रख दिया। तालिया ने हैरत से उसे खोला तो अंदर संगमरमर और नीलम से तराशा हुआ एक नफीस सा लॉकेट था जिसमें बड़ी ही नफासत से काम किया गया था। ये मेरे लिए? उसने यकीन ना आने वाले अंदाज में पूछा। राहिम ने स्टीयरिंग थामते हुए सामने सड़क की तरफ देखा। उसके लबों पर एक हल्की सी तकरीबन नामहसूस मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे के तासरात को नरम कर रही थी। तुम्हें ये कल पसंद आया था ना? उसने धीमी आवाज में कहा। तालिया दंग रह गई। उसे याद भी नहीं था कि कल गुजरते हुए उसने एक लम्हे के लिए उस दुकान की तरफ देखा था। राहिम की उस तवज्जो और खामोश मोहब्बत ने तालिया के दिल को पिघला कर रख दिया तो उसे अब यकीन हो चला था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित हुआ है। वापसी के फिर पेच पहाड़ी रास्तों पर अचानक सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक को बचाते हुए राहिम ने पूरी कोद से ब्रेक लगाई, मगर पिस्टन की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक चट्टान से जा टकराई। जोरदार धमाके के साथ ही गाड़ी का अगला हिस्सा मुतासर हुआ और राहिम का सर स्टीयरिंग से जा लगा जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। तालिया जो सीट बेल्ट की वजह से महफूज रही थी लम्हा भर को सख्ते में आ गई। जैसे ही उसने राहिम के माथे से बहता खून देखा उसके होश ही उड़ गए। राहिम, राहिम आंखें खोलो। उसने लड़ते हाथों से उसका चेहरा थामा मगर कोई जवाब ना पाकर वो दीवानों की तरह रोने लगी। उसकी हिचकियां बन गई और वो बदहवास होकर उसे झंझोड़ने लगी। खुदा के लिए मुझे यूं अकेला मत छोड़े, मैं मर जाऊंगी। आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठे। उसकी चीखें पहाड़ों की खामोशी में गूंज रही थी। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि राहिम उसकी जिंदगी में क्या मकाम रखता है। उसे खोने का तस्वर ही उसके लिए मौत से बेहतर था। वो अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करती रही और रोते हुए दुआएं मांगती रही, यहाँ तक कि उसके आंसू राहिम के चेहरे पर गिरने लगे जैसे वो उसे जिंदगी की तरफ वापस बुलाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। तालिया की सिस की और पुकार दे जैसे राहिम के डूबते हुए होश को सहारा दिया। उसने कराते हुए धीरे से आंखें खोली तो सामने तालिया का आंसू से भीगा हुआ चेहरा देखकर वो एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। तालिया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी मगर फिक्र अभी तालिया की थी। कुछ ही देर में जब वो थोड़ा समझा तो पता चला कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, बस माथे से खून बह रहा था। तालिया ने उसे सहारे देकर पिछली सीट पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाई। उसके हाथ अभी कांप रहे थे मगर वो बड़ी हिम्मत से राहिम के जख्म को साफ करने लगी। जब वो रुई में एंटीसेप्टिक लगाकर उसके माथे पर रखती तो राहिम तकलीफ से आंखें मीच लेता और तालिया बेख्तियार होकर उसे फूके मारने लगती। वो इतने प्यारे तवज्जो से उसकी मरहम पट्टी कर रही थी कि राहिम अपनी सारी तकलीफ भूल कर बस उसे ही देखे जा रहा था। इतना भी मत रो, मैं कहीं नहीं जा रहा। राहिम ने निहायत थी नरमी से उसका हाथ थाम कर रखा था। तालिया ने गहरी सांस ली और नम आंखों से उसे घूर कर देखा जैसे कह रही हो कि दोबारा ऐसी हरकत ना करना। उस लम्हे गाड़ी की छोटी सी जगह में पहली वो खामोशी बैंडेज की
महक और उनके आपस का लम्स ये बता रहा था कि अब उनके दरमियान कोई भी पर्दा बाकी नहीं रहा, वो एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन चुके हैं। जख्मों पर पट्टी बांधते बांधते तालिया की सिसकियां अब खामोश हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे पर फैला कुर्ब सब कुछ बयान कर रहा था। राहिम ने अपना दूसरा हाथ भी तालिया के लरसते हुए हाथों पर रख दिया, जिससे तालिया ने दरब कर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में ना तो कोई लिहाज था और ना ही कोई डर, बल्कि एक ऐसा सच था जो लफ्जों को मोहताज नहीं था। मैंने तुम्हें कभी इतना कमजोर नहीं देखा, राहिम ने निहायत ही धीमे लहजे में कहा। तालिया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और टूटे हुए लहजे में एतराफ किया, क्योंकि मैंने कभी किसी को खोने से इतना नहीं डरा जितना आज आपको देखकर डरी हूँ। राहिम के दिल की धड़कन एक पल को रुकी, उसने तालिया को अपने हिसार में ले लिया। गाड़ी के उस छोटे से गोशे में पहाड़ों की ठंडी हवाओं के दरमियान उनके दरमियान बरसों से कायम वो दीवार धड़ाम से गिर गई जो भैया और खड़ूस जैसे अलकबात से बनी हुई थी। राहिम ने उसके माथे पर बोसा दिया, जो एक खामोश अहद था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का मुहाफिज नहीं बल्कि उसका शरीक हयात बनकर रहेगा। तालिया को महसूस हुआ जैसे उसका भटका हुआ वजूद अपनी मंजिल पा चुका है। वहां कोई तीसरा नहीं था, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बस दो दिल थे जो एक ही तार पर धड़क रहे थे। ये उनकी जिंदगी की उस नई किताब का पहला सफर था जिस पर अब सिर्फ मोहब्बत की दास्तान लिखी जानी थी। वापसी के सफर से एक शाम पहले राहिम ने फैसला किया कि वो इस अधूरे मगर खूबसूरत सफर को एक ऐसे मोड़ पर खत्म करेंगे जो हमेशा के लिए उनके हादसे में दख्श हो जाए। उसने होटल की छत पर, जहां से सवात की पूरी वादी का नजारा मुमकिन था, एक मखसूस इंतजाम करवाया। चारों तरफ लकड़ी की छोटी छोटी मशलें रोशन थी और फिजा में पाइन की दरख्तों की सुंदी खुशबू रची बसी थी। तालिया जब वहां पहुंची तो आसमान पर सितारों का एक हजूम था और नीचे वादी के चिरागों की रोशनी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। राहिम ने उसका हाथ थामा और उसे उस जगह ले गया जहां से दरियाए सवात की लहरें चांदी में चांदी की तरह चमक रही थी। मैं चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से जाएं तो तुम्हारे पास याद करने के लिए कोई कड़वी बात या गुस्सा ना हो, राहिम ने बहुत ही गहराई से कहा। उन्होंने वहां बैठकर मकामी कहवा पिया और आने वाली जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुनने लगे। राहिम ने पहली बार खुलकर अपने उन इरादों का जिक्र किया जो उसने वापसी पर घर वालों के सामने भी रखने थे। तालिया के लिए ये शाम किसी मौत से कम नहीं थी। वो शख्स जो कभी उसे बार बार पर टोकता था अब उसे अपने हर फैसले में शामिल कर रहा था। उन्होंने वहीं बैठकर एक दूसरे से वो छोटे छोटे वादे किए जो एक रिश्ते की बुनियाद बनते हैं। जब रात का पिछला पहर शुरू हुआ और सर्दी बढ़ी तो राहिम ने अपनी शॉल का एक सिरा तालिया के गिर्द लपेट दिया, जिससे ये पैगाम वाज़ेह था कि वो उसे जिंदगी की हर सर्द और गर्म हवा से बचा कर रखेगा। वो सवात की आखिरी शाम उनके लिए एक नई जिंदगी का दिबाचा बन गई थी। सवात की वादियों को पीछे छोड़ते हुए वापसी का ये सफर इस सफर से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो चंद दिन पहले शुरू हुआ था। अब गाड़ी में पहुंचे खामोशी नहीं थी जिसमें तालिया का दम घुटता था, बल्कि अब तो वहां बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला और बेसाख्ता कह गए थे। राहिम जो पहले सिर्फ सड़क पर नजरें जमाए रखता था बार बार मुड़कर तालिया की बातों पर मुस्कुरा रहा था। तालिया उसे अपने बचपन के वो किस्से सुना रही थी जब वो राहिम के डर से चुप जाया करती थी, और राहिम अपनी उन सख्तियों पर खुद भी हंस रहा था जो उसने सिर्फ अपना रूप जमाने के लिए उससे की थी। रास्ते में आने वाला हर खूबसूरत मकाम पर वो गाड़ी रोकते, ढेरों तस्वीरें बनाते और मकामी ढाबों से चाय पीते हुए एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बहस करते। राहिम ने मजाक मजाक में तालिया को दुबारा भैया कहने पर जुर्माना भी आयद कर दिया, जिस पर तालिया को खिलखिलाकर हंसना पूरे पहाड़ी रास्ते को मशहूर कर गया। ये सफर महज किलोमीटर का फासला तय करना नहीं था, बल्कि उन दो दिलों का सफर था जो बरसों की दूरी के बाद एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। जैसे ही राहिम की गाड़ी घर के बड़े आनी गेट में दाखिल हुई, पूरा घर जैसे खुशियों से जी उठा। आगा चांद बरामदे में ही खड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही तालिया तेजी से बाहर निकली और सीधी आगा चांद की गले लगी, जैसे किसी बड़े फतह के बाद लौटी हो। सब घर वाले जिनमें ताई जान बाकी कजन्स भी शामिल थे बाहर निकल आए थे। आगा जान ने मोहब्बत से तालिया के सर पर हाथ फिरा और फिर राहिम की तरफ देखा, जिनकी नजरों में एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। घर वालों ने महसूस किया कि उन दोनों के दरमियान की वो पुरानी खिंचाव अब खत्म हो चुकी थी। सवात की हवाओं ने मेरे बच्चों को ही बदल दिया है। आगा जान ने राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। राहिम ने एक परमायनी नजर तालिया पर डाली जो शर्मा कर अपनी बहन की तरफ मुड़ गई। घर का रुख बदला हुआ था, अब वहां कोई भी खौफ नहीं था, बल्कि हर तरफ कहके और वापसी की कहानियां सुनाई जा रही थी। तालिया ने फौरन सबके लिए चाय और सवाद के मखसूस तहाई देखने की फरमाइश कर दी, और यूं उस घर की दीवारों ने एक बार फिर उन दो दिनों की नई धड़कनों का इस्तकबाल किया। अगले दिन जब तालिया की सहेलियां उससे मिलने घर आई तो सबका एक ही सवाल था कि सख्त के राहिम के साथ सवाद का सफर कैसा रहा। तालिया के कमरे में कहकों और सरगोशियों का एक तूफान बरपा था जब उसकी सबसे करीबी सहेली ने छेड़ते हुए पूछा, सुनाओ तालिया, तुम्हारे खड़ूस बॉस ने वहां भी तुम्हें डांट डांट कर पहाड़ की सैर करवाई या फिर कुछ रहम खाया? तालिया ने शर्माकर अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को छुआ और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराई। तुम्हें पता है मैं गलत थी, उसने अपनी सहेलियों के तजस्सुस को मजीद बढ़ाते हुए कहा। जैसे मैं खड़ूस समझकर उससे दूर भागती थी, वो तो दरअसल मोम जैसा निकला। वो हर बात पर टोकता और गुस्सा करना था, वो नफरत नहीं बल्कि एक ऐसी फिक्र थी जो आज के दौर में किस्मत वालों को ही मिलती है। सहेलियां हैरत से उसे देख रही थीं, क्योंकि वो तालिया नहीं थी जो सफर पर जाने से पहले राहिम के नाम से भी घबराती थी। तालिया ने खिड़की से बाहर लॉन में खड़े हुए राहिम की तरफ देखा जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, और फिर धीमे लहजे में बोली, वो खड़ूस तो सिर्फ दुनिया के लिए एक निकाब था, मेरे लिए तो वो अब मेरा हीरो बन चुका है। एक ऐसा हीरो जो खामोशी से मेरी हिफाजत करना जानता है। उसके लहजे में मौजूद मान और मोहब्बत देखकर उसकी सहेलियां भी मुस्कुरा दी, ये समझ कर कि सवाद की बर्फ ने वाकई में उनके दरमियान की तमाम तर सर्दी को पिघला दिया है।
घर की रौनकें बहाल हो चुकी थी और जिंदगी बज़ाहिर अपने पुराने मामूल पर आ गई थी, मगर तालिया वो पुरानी वाली तालिया नहीं रही थी। अब उसे यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स या सहेलियों की बातों से ज्यादा इस वक्त का इंतजार रहता जब राहिम ऑफिस से वापस आता। उसकी तबीयत में एक अजीब सा ठहराव और हया आ गई थी। वो जो पहले हर बात पर तुर्की जवाब देती थी, अब राहिम के सामने आते ही नजरें झुका लेती और उसकी आवाज सुनते ही उसके हाथ पांव ठंडे होने लगते। घर के कामों में भी अब उसका दिल ज्यादा लगने लगा था, खास तौर पर राहिम की पसंद का ख्याल रखना और उसका नया मशगला बन गया था। कभी उसके कमरे में गुलदान बदलना तो कभी उसकी पसंद की चाय बनाकर उसका इंतजार करना। तालिया की इन छोटी छोटी तब्दीलियों ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। ताईजान अक्सर उसे देख कर मुस्कुराती, क्योंकि तालिया के चेहरे पर हर वक्त रहने वाली वो हल्की सी सुर्खी और होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि सवाद की यादें अब उसके दिल के नहा खाने में मुस्तकिल बसेरा कर चुकी हैं। वो जो पहले बेफिक्री से जीती थी, अब हर पल किसी के ख्याल के हिसार में रहने लगी थी और ये तब्दीली उसकी शख्सियत को मजीद निखार रही थी। घर के नाश्ते की मेज सजी हुई थी और सब घर वाले हंसी मजाक में ही मसरूफ थे, लेकिन तालिया का दिल मुसलसल मतला रहा था। जैसे ही ताई जाने पराठों की ट्रे मेज पर रखी, घी की महक सूंघते ही तालिया का जी अचानक मतलाने लगा। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और तेजी से किचन की तरफ भागी। सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चंद मिनटों बाद जब वो वापस आई तो उसका चेहरा बिल्कुल ही सफेद पड़ा हुआ था और माथे पर भी पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। तालिया बेटी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आगा जान ने फिक्रमंदी से पूछा। तालिया ने अभी कुछ कहना ही चाहा था कि एक बार फिर उसे मतली का एहसास हुआ और वो जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। अरहम जो अब तक खामोशी से नाश्ता कर रहा था, बेचैन होकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ताई जान भी परेशानी में उसके पीछे लपकी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि तालिया वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, निढाल और नाथवा। ताई जान ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर एक गहरी नजर राहिम पर डाली, जो दरवाजे पर ही खड़ा सख्त परेशान नजर आ रहा था। घर के तजुर्बाकार बुजुर्गों की नजरों में एक खास चमक उभरी, जैसे वो इस बीमारी की असल वजह समझ गए हों। तालिया की अचानक बदलती तबीयत घर में एक बड़ी और खुशगवार सी तब्दीली की नवीद सुना रही थी। राहिम के माथे पर भी पसीने की बूंदें नमदार हो गई। उसके लिए तालिया को इस हाल में देखना किसी अजाब से कम नहीं था। उसने फौरन ही अपना फोन निकाला और फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाई। डॉक्टर साहब, तालिया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वो कुछ खा भी नहीं रही और इससे शदीद मतली हो रही है। आप प्लीज अभी घर आ जाएं। उसकी आवाज में मौजूद इसराब साफ सुना जा सकता था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब घर पहुंच गए। राहिम कमरे के बाहर दीवानावार चक्कर लगा रहा था। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। ताई जान डॉक्टर को अंदर ले गई, जबकि राहिम दरवाजे पर ही रुक गया। आगा जान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पुरसुकून हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले। राहिम लपक कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? कोई संजीदा मसला तो नहीं? डॉक्टर साहब ने राहिम की परेशानी देखकर एक हल्का सा कहका लगाया और ताईजान की तरफ देखा, जिन्होंने खुशी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। मुबारक हो राहिम साहब, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस अब आपको तालिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप बाप बनने वाली है। ये अल्फाज सुनते ही जैसे राहिम के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर इस बार ये झटका खौफ का नहीं बल्कि एक ऐसी बेपनाह खुशी का था जिसका उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। डॉक्टर साहब की बात सुनकर पूरे हॉल में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबके सांस रुक गए हों, और फिर अगले ही लम्हे ये खामोशी खुशियों के शोर में बदल गई। डॉक्टर साहब ने सबकी तरफ देखते हुए बाकायदा ऐलान किया कि जी हाँ आगा जान, मुबारक को आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तालिया बेटी बिल्कुल ठीक है, ये इब्तिदाई दिनों की कमजोरी और अलामात है। ताई जान ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया और दौड़ कर तालिया को गले लगा लिया, जो बेड पर बैठी शर्म और खुशी के मिले जुले जज्बात से रो रही थी। आगा जान की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उन्होंने राहिम के सर पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। राहिम पाशा, मुबारक हो मेरे शेर, अल्लाह ने घर की रौनक मुकम्मल कर दी। कमरे में मौजूद कजन और बाकी घर वाले तालियां बजाने लगे और मुबारकबादों का एक तांता बन गया। राहिम, जो हमेशा ही अपने जज्बात पर काबू रखने के लिए जाना जाता था, इस वक्त बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहा था। उसकी नजरें बार बार कमरे के अंदर तालिया को ढूंढ रही थी, जैसे वो इस खुशी को सिर्फ उसकी आंखों में देखना चाहता हो। डॉक्टर ने कुछ जरूरी हदायत और विटामिन लिख कर दिए थे, मगर घर का माहौल ऐसा हो चुका था जैसे ईद आ गई हो। उससे खुशखबरी ने घर की फिजा को मोहब्बत और एक नए एहसास से जिम्मेदारी से भर दिया था। पूरे घर में मिठाइयां तकसीम हो रही थी और हर तरफ खुशी का समा था, लेकिन आगा जान की नजर मुसलसल आए पर जमी थी, जो एक कोने में ही खड़ा अभी तक इस अचानक मिलने वाली खुशी के जेर असर साकित था। आगा जान मुस्कुराते हुए उसके करीब आए और उसके मजबूत कंधे पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। राहिम ने चौंक कर अपने दादा की तरफ देखा तो आगा जान के चेहरे पर वही पुरानी पुरस्कार फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्होंने धीमे मगर पुरजोश लहजे में कहा, क्यों राहिम पाशा, याद है मैंने क्या कहा था जब तुम तालिया को लेकर सवार जा रहे थे? राहिम को फौरन वो मंजर याद आ गया जब वो गुस्से और बेजारी में उस सफर पर रवाना हो रहा था और आगा जान ने उसे रुखसत करते हुए एक खास बात कही थी। आगा जान ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे वही जुमला याद दिलाया, मैंने कहा था ना कि तुम एक को लेकर जा रहे हो, मैं इस रौनक को डबल करके वापस आऊंगा।
देख लो मेरे अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। आगा जान का ये जुमला सुनकर राहिम के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई और उसने निदामत से सर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की बसीरत कितनी गहरी होती है। जिस सफर को वो एक बोझ समझ रहा था वही सफर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का वसीला बन गया। उसने आगा जान के हाथ चूम लिया, ये मानते हुए कि वाकई वो सवाद की बर्फानी हवाओं में एक अधूरा इंसान बनकर गया था और अब एक मुकम्मल खानदान बनकर लौटा है। घर का हंगामा जरा कम हुआ तो राहिम ने कदमों कमरे में दाखिल हुआ। तालिया बेड के किनारे बैठी खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पर ममता की पहली झलक और एक अजीब सा सकूत था। राहिम को करीब पाकर उसने नजरें उठाई जिसमें तशक्कुर की नमी थी। राहिम ने उसके पास बैठकर निहायत ही नरमी से उसके दोनों ही हाथ अपने हाथों में थाम लिए। शुक्रिया तालिया, उसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। तालिया ने हैरत से उसे देखा। शुक्रिया किस लिए? राहिम ने उसकी हथेली को अपने माथे से लगाया। मेरी जिंदगी में आने के लिए, इस घर को एक नई खुशी देने के लिए, और सबसे बढ़कर मुझ जैसे सख्त मिजाज इंसान को मोहब्बत सिखाने के लिए। अगर तुम ना होती तो मैं आज भी अपनी अना के खौल में ही बंद एक अकेला शख्स होता। तालिया की आंखों से एक आंसू टूटकर राहिम के हाथ पर गिरा। उसने हौले से कहा, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए राहिम। आपने मुझे वो तोहफा और मान दिया जिसका मैंने सिर्फ ख्वाब देखा था। आपने उस सफर में मेरा हाथ थामा तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे महफूज रास्ता वही है जो आपके साथ गुजरे। राहिम ने उसके आंसू पूछे और उसे अपने हिसार में ले लिया। इस तन्हाई में जहां सिर्फ उनके दिल की धड़कनों की आवाज थी, उन्होंने लफ्जों के बगैर एक दूसरे से वादा किया कि वो इस नई जिंदगी का इस्तेकबाल दुनिया की तमाम तर मोहब्बतों से करेंगे। वो एक दूसरे के लिए अब सिर्फ शरीक हयात नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल कायनात बन चुके थे। घर का वसी और इस लॉन बर्ड की कम कुमो और गेंदे के फूलों से महक रहा था। ये कोई रिवायती बोझल तकलीफ नहीं थी बल्कि एक ऐसा जश्न था जहां हर चेहरे पर हकीकी खुशी थी। आगा जान की खुली सोच ने उस घर को हमेशा से एक रोशन ख्याल मरकजी बनाए रखा था। इसलिए तालिया की रुखसती को किसी जुदाई के गम की बजाय खूबसूरत बंधन की बाकायदा शुरुआत के तौर पर मनाया जा रहा था। लॉन के एक हिस्से में म्यूजिक सिस्टम पर धीरे स्लो में ही सूफियाना कलाम चल रहा था और दूसरी तरफ कजन्स का टोला हंसी मजाक में मसरूफ था। घर के मर्द किचन के मामला संभाले हुए थे ताकि खवातीन आराम से फंक्शन का लुत्फ उठा सके। यही इस घर का ओपन माइंडेड कल्चर था जहां काम तकसीम थे, बोझ नहीं। तालिया जो हल्की गुलाबी और सुनहरी गांव वाले फ्रॉक में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, अपनी सहेलियों के दरमियान ही बैठी कहके लगा रही थी। वहां कोई रोना धोना नहीं था क्योंकि उसे रुखसत होकर किसी पराए घर नहीं जाना था बल्कि उसी घर के एक दूसरे हिस्से में अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। ताईजान ने तालिया के पास आकर उसे प्यार से देखा और मजाक में कहा, तालिया बेटी, अब राहिम के कमरे में शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम किचन में मेरी मदद करना छोड़ दो। जिस पर सबने जोरदार कहका लगाया। राहिम जो सफेद कलफ लगे कुर्ते और वास्कट में निहायत ही वजी लग रहा था, दूर से तालिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। आगाजान ने ऐलान किया कि ये रुखसती दरअसल एक वेलकम होम है क्योंकि अब ये एक घर नहीं बल्कि 3 बच्चों की खुशियों का अमीन बनने वाला था। किसी किस्म की कदामत पसंदी या फिर बेजा पाबंदियों के बजाय पूरा माहौल एतमाद, बराबरी और मोहब्बत से भरपूर था। सबने मिलकर खाना खाया, ढेरों सेल्फियां बनाई और रुखसती के उस लम्हे को एक यादगार संग मील बना दिया जहां 2 दिलों के साथ साथ पूरे खानदान ने जदीद और मस्बत सोच के साथ इस नए रिश्ते को खुशामदीद कहा।